प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज दिन भर नस्ला टावर के मामले पर कराची की जो सियासी जमातें हैं या सिंध की सियासी जमातें हैं वो खासी मुतहरिक रहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती रहीं। वो जमातें जो एक करप्ट सियासी सिस्टम का हिस्सा हैं या उस सिस्टम का हिस्सा हैं जिसकी करप्शन की वजह से या नाअहली की वजह से या गफलत की वजह से तजावुज़ात माफिया परवान चढ़ा और उन्होंने सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा करके बड़ी बड़ी इमारत तामीर की। वो सियासी जमातें जिन्होंने जो गफलत की नींद सोई नहीं और जिन्होंने उस वक्त एक्शन नहीं लिया, वो सब भी आज नस्ला टावर के मुतासरीन के साथ आकर खड़ी हो गई। वो सियासी जमातें जो माजी में हुक्मरान रही हैं और जिन्होंने इस सिस्टम को ठीक करना था और नहीं किया और उन पर भी कब्जा माफिया या तजावुज़ात माफिया को सपोर्ट करने का इल्ज़ाम है, वो सियासी जमातें भी आज नस्ला टावर के मुतासरीन के साथ आकर खड़ी हो गई। और वो जिसने खुद इन लोगों को पकड़ना है, मुजरिमों को पकड़ना है, वो भी पकड़ने का मुतालबा करती नहीं। किससे मुतालबा करती नहीं ये मालूम नहीं है। तो आज अजीब तरह का तमाशा लगा रहा कराची में मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पॉइंट स्कोरिंग होती रही है। किसने क्या कहा आज प्रोग्राम में हम एक तो आपके सामने ये रखेंगे। दूसरा ऑडियो टेप्स का मामला है जो पाकिस्तान की सियासत में एक जो है वो एक मरकजी हैसियत इख्तियार करी है। ऐसे लग रहा है कि सियासत इन ऑडियोज़ के गिर्द घूम रही है। तो उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक दरख्वास्त दायर की गई है और दरख्वास्त यह है कि कमीशन बनाया जाए और इन ऑडियो टेप्स जिनकी बुनियाद पर अब सियासत हो रही है उन ऑडियो टेप्स की हकीकत जानने के लिए कमीशन तरतीब दिया जाए या बनाया जाए। और फवाद चौधरी साहब ने भी आज 2-3 मुख्तलिफ जगहों पर खिताब करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि मरियम नवाज़ को चाहिए कि वो इन ऑडियोज़ को अदालत में लेकर जाएं। लेकिन मरियम नवाज़ चाहती हैं कि अदालत खुद इनका नोटिस ले और ख़ुद से हक़ाइक़ को सामने लेकर आए। दूसरा, मुख्तलिफ मामलात पर हमें वफाक और सिंध आमने सामने नज़र आता है। जैसे हम खाद के मामले पर पिछले कुछ दिन से देख रहे हैं कि वफाक जो है वो सिंध पर इल्ज़ाम लगा रहा है, सिंध ने वफाक पर इल्ज़ाम लगाया है। और फिर इस शायद ये जो मुखासमत है, सियासी मुखासमत, इसमें शायद तेज़ी देखने में आए क्योंकि अब वफाक की तरफ से सिंध के 14 अजला के लिए 444 अरब रुपए के फंड जारी किए गए हैं। तरक्याती फंड्स हैं, डेवलपमेंट फंड्स हैं, जिससे 14 अजला में तरक्याती स्कीमें शुरू होंगी। अब अगर वहाँ पर वफाक की जानिब से ये 444 अरब रुपए खर्च किए जाते हैं तो जाहिर है सिंध की जो सियासी जमात है पीपल्स पार्टी वो भी मुतहरिक नज़र आएगी और एक सियासी माहौल हमें गर्म होता हुआ दिखाई देगा। इन मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ उवैस तौहीद साहब मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया उवैस साहब, खुशामदीद। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर तजज़ियाकार हैं। और सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि कुछ सियासी जमातों का मौक़िफ़ और मोहसिन शेखानी साहब जो आबाद को रिप्रजेंट करते हैं उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखें। लेकिन सबसे पहले मैं नज़ीर गारी साहब, आप ज़रा मुझे ये बताएं, ये सईद गनी साहब जो फरमा रहे हैं ये किससे शिकायत कर रहे हैं, किससे शिकवा कर रहे हैं? मैं आपको पहले सईद गनी को सुनवाता हूँ आज उन्होंने क्या अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू की है, सुनिए, फिर मैं आपके सामने सवाल रखता हूँ। सईद गनी ने कब्जा करवाया, डीसी साहब ने सरपरस्ती की और पुलिस ने भी नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा, सब कुछ हो गया। ना सईद गनी को पूछते हैं, ना डीसी को पूछते हैं, ना एसपी को पूछते हैं। जो गरीब वहां रह रहे हैं वो कह रहे हैं चलो तुम उठो, तुम्हारे घर तोड़ेंगे। ये मुमकिन नहीं है। तो भाई बिल्डर का कसूर है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कसूर है, हुकूमत का कसूर है, वजीर का कसूर है। वो जो 44 आदमी जिन्होंने घर लिया उनका क्या कसूर है? अगर हम उनको बचा नहीं सकते हैं, उनको रोक नहीं सकते हैं तो हमें नहीं रहना चाहिए हुकूमत में। ये ऐसा लगता है नज़ीर गारी साहब कि सईद गनी हुकूमत का हिस्सा नहीं है, किसी ऑपोजिशन जमात का हिस्सा, और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि भाई कसूर है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का, कसूर है किसी दूसरे इदारे का, किसी तीसरे इदारे का, और वो कह रहे हैं कि अगर मेरा ये काम था कि मैं इनको रोकता और मैंने नहीं किया तो मुझे सियासत में नहीं रहना चाहिए। समझ नहीं आ रही वो किसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल में वो सूरत हाल ही ऐसी है जिस पर इसी तरह की गुफ्तगू हो सकती है। जो कोई भी रैशनल अगर बात करना चाहेगा तो यही बात करेगा। पिछले 30 साल में कराची में जो कुछ होता रहा है हम उसके ऐनी शाहिद हैं। हमने खुद देखा है कि किस तरह से पार्कों को और खेल के मैदानों को रिहायशी इलाकों में तब्दील किया गया। और नेमतुल्लाह खान के जो अहबाब हैं, उनके साथी हैं, वो डिफेंड करते रहे हैं नस्ला टावर के गिराने के हुक्म को। ये चंद दिन पहले तक की ट्वीट्स देख ले जिसमें वो बता रहे हैं
और लोग जो है इस पर प्रोग्राम्स कर रहे थे कि जनाब नेमतुल्लाह खान की जो मेहनत थी वो रंग ला रही है। नेमतुल्लाह खान की मेहनत एक और मामले में थी और बिल्कुल बजा थी कि उन प्लाटों का हिसाब लिया जाए जहां पर पार्क थे और खेलों के मैदान थे, वहां रिहायशी स्कीमें कैसे बनी हैं और हमारी आंखों के सामने बनी है। एक नहीं है, दर्जनों ऐसी रिहायशी स्कीमें बनी है जिनका जो पार्कों में बनाई गई और जो खेल के मैदानों में बनाई गई, नॉर्थ नाज़िबाद में, नॉर्थ कराची में, गुलशन इकबाल में, गुलिस्तान जौहर में इंक्रोचमेंट्स होती रही हैं। और ये इंक्रोचमेंट्स नेमतुल्लाह खान साहब का अपना दौर भी मुबर्रा नहीं है इस सारी सूरत हाल से, और बाद के अदवार भी इससे मुबर्रा नहीं है। यहाँ ताकत का एक इक़्तिदार रहा है, एक डंडे का और बंदूक का और क्लाशनकोव का और इस तरह का इक़्तिदार रहा है जिसने जो चाहा अपनी मर्जी से किया, और उनसे तो पूछगछ भी नहीं होती थी, कोई बात ही नहीं कर सकता था, उनके सामने बोल नहीं सकता था। मैं और मिसालें भी देना चाहता हूँ। ये मामला है जो अभी नेस्ला टावर का मामला, तो इसी तरह के मामलात की मिसाल दी जा रही है। मिसाल ये है कि ग्रैंड हयात टावर के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, बनी गाला के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। ये दोनों, चूंकि ये दोनों मामलात मैं खुद मौजूद था इंतहाई काबिल एहतराम अदालत उज़्मा के कोर्ट नंबर 1 में जब ये फैसला हुआ था। बनी गाला पर भी बात हुई थी और ग्रैंड हयात टावर्स पर भी बात हो रही थी, तो इत्तेफाक ये है कि मैं वहां मौजूद था इस्लामाबाद में। तो अगर ये रास्ता निकाला जा सकता था इमरान खान साहब के लिए जो उनकी रिहाइश का है, उनकी रेगुलराइजेशन के लिए, और उसमें डांट खाई थी यहाँ पर PMLN के एक वजीर साहब थे, उन्होंने जो इस्लामाबाद में जी साहब, लेकिन जो पॉइंट आप एस्टैब्लिश कर रहे हैं ये पॉइंट बिल्कुल सही है। और भी लोग कह रहे हैं कि जी अगर इसको रेगुलराइज किया गया है तो इसको क्यों नहीं किया गया, अगर उसको नहीं गिराया गया है तो उसको क्यों गिराया जा रहा है। लेकिन वैसे तो मसला ये है कि एक रास्ता खोलना चाहते हैं फिर हम कि गैर कानूनी तामीरात करो, और फिर माजी के जो प्रेसिडेंट्स हैं उसकी बुनियाद बनाकर उसकी मिसाल देकर यहां भी रियायत मांगो, और ये सिलसिला चलता रहे, लामुतनाही सिलसिला के गैर कानूनी तामीरात होती रहे, और कहा जाए कि अब तो चूंकि ये हो गई हैं तो इसको रेगुलराइज किया जाए, चूंकि पहले भी रेगुलराइज की गई हैं इमारतें। जी असद, बिल्कुल ये लगारी साहब जो बात कर रहे थे कि 30-35 साल में, मेरी आंखों के सामने भी, मैं आपको बताऊं कि मेरा जो फ्लैट है वो समंदर के बिल्कुल सामने है। तो सीव्यू से आप सफर करें औरंगी टाउन तक, जो सबसे बड़ी कच्ची आबादी थी जिसके ऊपर परवीन साहिबा काम कर रही थी, आरिफ हसन साहब काम कर रहे थे, और किस तरह परवीन साहिबा का कत्ल हुआ। अगर और फिर आप लाडी से सफर करें तो केमाड़ी तक हजारों की तादाद में, मैं किसी रिपोर्टर से बात कर रहा था और ऑफिशियल से बात कर रहा था, लगभग 12,000 के करीब तो वो कह रहे हैं कि बिल्डिंग सामने गैर कानूनी है। और ये नेस्ला की जो बिल्डिंग है 700 कुछ गज जो है वो कानूनी है, और जी 341 गज जो है वो गैर कानूनी है। अब ये बताइए कि एक 15 फ्लोर का बन गया, 5 साल से वो रह रहे हैं लोग। जो नेक्सस है लैंड माफिया और पॉलिटिकल जो हमारे लीडर्स हैं और जो ऑफिशियल्स हैं, ये आपने अपने इब्तिदाइये में बात की, सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी करप्ट इदारा है, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी करप्ट है, KDA करप्ट है। MKM के जमाने में, पीपल्स पार्टी के जमाने में किस तरीके से कराची के ऊपर जो गन्स की रूल था उसमें तो हुआ। मैं आपको एक बात बताऊं, आप यकीन कीजिए कि अगर आप नाज़िमाबाद, अगर आप फेमिलियर हैं या हमारे नाजरीन जो कराची से फेमिलियर हैं, नाज़िमाबाद का ब्रिज है और उसके बाद गोल्डन गेट है जहाँ पे मोइन खान रहते थे, बख्तारी यूथ सेंटर है, आप उस पर चढ़ जाएं और फिर किसी से भी पूछ लें कि दोनों तरफ किसकी प्रॉपर्टी है, वो कहेंगे बाबर गौरी साहब की जी। अब मुझे बताइए, और सखी हसन तक नहीं। वैसा इसमें सबसे बड़ा सवाल फिर यही पैदा हो रहा है ना, जो आप भी गुफ्तगू कर रहे हैं, नगारी साहब ने भी किया और सईद गनी की गुफ्तगू भी यही है कि जो जिम्मेदार हैं जिन्होंने NOCs दिए, जिसने, अगर फर्ज करें मैंने और आपने प्लॉट खरीदना है, क्या करेंगे? मैं लाहौर में अगर खरीदना चाहता हूं तो मैं LDA से चेक करूंगा कि क्या वो अप्रूव्ड है तो मैं ले लूंगा। अब इसमें मैं तो कसूरवार नहीं हूं, जैसे कि नस्ला टावर के रहने वाले कसूरवार नहीं है, तो वो इदारे जिन्होंने NOCs दिए, आबाद भी यही कह रहा है, तो उनको किसी ने भी नहीं पूछा, ना सिंध हुकूमत पूछ रही है, ना ही कहीं और से ऑर्डर आया। असद, ये जो आबाद वाले हैं ना, ये कंस्ट्रक्शन माफिया का हिस्सा है, माजरत के साथ, ठीक।
और इनको ये इतने मासूम नहीं है कि क्या इनको ये नहीं पता कि कौन से गैर कानूनी और कौन सा कानूनी है, किसके पेपर्स गैर कानूनी तौर पे बनते हैं। आप यकीन कीजिए क्लिफ्टन के ऊपर, बाथ आइलैंड के ऊपर एक सबसे बड़े सनतकार का 2000 गज का वहां पे नाले के ऊपर घर बना हुआ था। डिफेंस के अंदर काट काट के उन्होंने गैर कानूनी तौर पे कर दिया, डीएचए के अंदर। तो मैं ये कह रहा हूं कि कराची की जमीन एक ऐसी है सर, आप यकीन करें, रिपोर्टर से पूछें कि सबसे खतरनाक स्टोरी कौन सी करनी है, वो कहें कि लैंड के ऊपर। इतने कत्ल होते हैं प्रॉपर्टी डीलर्स के जो छोटी छोटी खबरों में निकल जाते हैं। कराची में लैंड जो है वो गोल्ड है, और इस गोल्ड के ऊपर झगड़ा है पॉलिटिकल माफियाज का भी, लैंड माफियाज के भी। और ये नेक्सस सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी अगर तोड़ना चाहती है, और ये पॉलिटिकल लीडर्स अगर लोगों के साथ सिंसियर हैं, तो फिर उस नेक्सस को तोड़ें ताकि कहीं पर हम इब्तदा करें। वरना एक टावर गिरा दे, दूसरा टावर गिरा दे, आंसू निकलेंगे, पॉलिटिकल उसकी इंप्लीकेशंस होंगी और टेयर गैस शेलिंग होगी। अब ये सारे मासूम बने हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इन सबको बैठ के और एक मैकेनिज्म बनाए कि नेक्सस टूटे। वरना कराची के अंदर तो यानी कि यार आप ये बताइए कि 10-12 लाख तो वहां पे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जी, और 40% जो आबादी है वो ऐसी आबादियों में रहती है जो कंस्ट्रक्शन गैर कानूनी तौर पे शुरू हुई। इन्होंने वहां के जो रिहायशी थे उनके आईडी कार्ड्स बनवाए और उनको पॉलिटिकल पार्टीज का वोटर बनवाया। ये एक, और आप यकीन कीजिए कितना अफसोस की बात है, मैं और आप मुसलमान हैं, सब कुछ है, ये जो लैंड माफियाज है क्या करते हैं, हर पुलिया पे से गुजरे आप पूरे कराची के अंदर, आखिरी बात करूंगा, उसके बाद आप गुजरे दोनों तरफ देखें तो एक कच्ची आबादियां नजर आएंगी। कच्ची आबादियों के दोनों तरफ मसाजिद बना देते हैं। अब इसका मतलब ये है कि मैं और आप पे उंगली नहीं उठा सकते। तो सबसे पहले तो ये लैंड माफिया जो है इसका एहतसाब करना चाहिए। सईद काजी साहब, एक और मसला भी है। अगर हम कहते हैं कि जी वो 17 इदारे जरा लाइन में खड़ा करें जिन्होंने एनओसी दिया था, तो अगर हम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को लेकर आते हैं, अगर हम केडीए को लेकर आते हैं, अगर वो इदारे जिन्होंने बिजली के कनेक्शन दिए, वो गैस के कनेक्शन दिए, तो ये इदारे फिर शायद उंगली उठाएंगे कि जी हमें तो उन्होंने कहा था, जो हमारे असम्बलियों में बैठे हुए हैं वो सियासतदान हैं। यानी सियासत और माफियाज ये कराची में मिलकर काम करते हैं, तासुर ये है। तो इसीलिए क्या इन माफियाज को या उन अफसरान को या उन इदारों को नहीं पकड़ा जा रहा, मतलब बिल्डर को किसी ने नहीं पकड़ा, कि उससे फिर वो लोग बेनकाब होंगे जो शायद ताकतवर लोग हैं। तो ये क्या हो क्या रहा है कराची में? मुझे पुरुधान की याद आ रही है जिसने कहीं कहा था कि प्रॉपर्टी इज अ थेफ्ट। तो एक जनरलाइज बात है, मगर जब मैं पिछली दफा नजीर लगारी साहब के साथ प्रोग्राम में था तो उन्होंने एक फिक्रा बोला था कि ये निजाम अपनी साख्त में जराइम पेशा लोगों के हक में उस्तवार है जी, और उनको अच्छा आप कहानी पीछे से शुरू कर लें। कोऑपरेटिव बैंक से वो क्या हुआ, 10-10 लाख का क्लेम 3-3 लाख में नहीं बिका। हमारी बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ उस जमाने में जो हुआ हमें वो भूल गया है। ये डबल शाह का निजाम है। इसमें ठीक है, अदालत के सामने एविडेंस आया, उनका जो कानून आपने बना रखे हैं उन्होंने उसका फैसला कर दिया। उसने नहीं देखा, उन्होंने ये उनकी सवाबदीद है कि जी इसमें विक्टिम कौन है, विक्टिम तो वो है। वही बात ये जब बन रहा था तो सरकारी इदारे किधर थे, उधर ही थे भाई। बात ये है कि ये पूरा जो आप बात करते हैं ना, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो ये रियासती ढांचा है, ये इसीलिए है कि हमें चिरागाह के तौर पर इस्तेमाल करना है। हम, हमारे शहर, हमारे हुकूक, ये इनके खाने पीने के लिए हैं जी। और मैं आपको बताऊं, इन टोटलिटी एवरीथिंग इज कम्प्रोमाइज। और उसमें ये है कि ये जो हुआ अभी देखिए ना, अब ये मैं दोबारा अगर बात दोहराऊं कि ये अभी लाहौर में शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो गिराने शुरू कर दिए प्लाजे, जब अपनी हुकूमत का उनका आखिरी दौर था। तो मैंने उनसे कहा हजूर कि जिन लोगों ने इसके पैसे सरकार को फीस दी है, पैसे दिए हैं, रजिस्ट्रियां करवाई हैं, उस वक्त आप सोए हुए थे कि जनाब तो वो हो क्या रहा था, होता क्या है कि उसको गिरा दो और फिर किसी को दे दो। फिर मैं आप तो खरीद नहीं सकते ना हजूर, हम तो 1 इंच लैंड नहीं खरीद सकते कराची लाहौर में।
जो खरीदेगा वो फिर 2 नंबर पर आएगा, फिर गिरा दीजिएगा। तो ये जो सिलसिला है ना, इसको आप एक और भी बात याद रखें, कभी किसी बुराई के समंदर के अंदर अच्छाई के जजीरे नहीं बना करते। ये जो उम्मीदें हम लगाते हैं ना लोगों से, ये ऐसे नहीं होता। ये बदलाव, परिवर्तन, जो इनकलाब जो है वो ऑल परवेसिव होता है। वरना मुझे बताएं, ये सामने चोर चकार लगे फिरते हैं। ये जो आपकी कराची है, लाहौर दुनिया का गंदा तरीन शहर बन गया। किसने बनाया? कब्जा ग्रुपों ने। किसी जो आबादियां हैं और जो इमारतें हैं वो किसी मुल्क का लिबास होती हैं। जरा अपने लिबास का गौर फरमाइए, घर से बाहर निकलिए, जरा देखिए अपने शहरों को। दुनिया के गंदे, लाहौर जो था इसको कब्जा माफिया ने, दुनिया के, इसका नाम था, ये गुलाबों का शहर था, ये बागों का शहर था। तो टाउन प्लानिंग है, वो जनाब पेशा लोगों के हाथ में। ये कोई राज है? जो कब्जे ग्रुप हैं, जो वारदाती हैं, फिर 2 नंबर पे इतना पैसा, हेरोइन में भी पैसा इतना नहीं है जितना मेरा दोस्त। सही बात है, बिल्कुल सही है, लेकिन पैसा फिर सियासत में आता है। जी बिल्कुल सही है। और फिर और हम देख रहे हैं कि इस मामले, यानी एक तो सियासत है ना जिसने ये सारा स्ट्रक्चर तबाह किया, और फिर आज ये जो हुआ है इस पर भी सियासत ही हो रही है। मतलब फारूक सत्तार साहब अपने अंदाज में कह रहे हैं। फारूक सत्तार साहब ने क्या कहा, जरा ये सुन लीजिए। सत्तार साहब कहते हैं कि अगर इस तरह से लीगल एनओसीज जो है वो जाली करार दिए जाने लगेंगे तो फिर तो निकाहनामे भी जाली हो जाएंगे। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। अगर आज वो सरकारी दस्तावेज ही कोई हैसियत नहीं रखती तो मेरे भाई याद रखना, कल आपके और हमारे निकाहनामे भी इसी तरह चैलेंज होने लगेंगे। अब ये लगता है ये ओवर सिंप्लीफाई कर दिया फारूक सत्तार साहब ने। ऐसा नहीं है कि जेन्युइन एनओसीज को जो है वो गैर कानूनी करार दिया गया, वो एनओसीज ही गलत थे बुनियादी तौर पर। चलें, फारूक सत्तार साहब का जुमला एंजॉय करने के लिए तो ठीक है, लेकिन सवाल कई उठते हैं और ये सवाल मैं नज़ीर लगारी साहब के सामने रखता हूं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। खुर्रम शेर जमान साहब ने आज दरख्वास्त की वज़ीर आज़म से कि ये मामला यूं हल नहीं होंगे, गवर्नर राज लगाया जाए। ज़रा सुनिए उन्होंने क्या कहा है। मैं अपने वजीर आजम साहब से कहूंगा कि वजीर आजम साहब, सिंध के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। अगर हमने इस बात का इंतजार करना है कि तहरीक इंसाफ ने कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, पंजाब में, केपी में हुकूमत बनाई, हम 2023 में सिंध में भी हुकूमत बनाएंगे, जब तक तो सब कुछ यहाँ पे बर्बाद हो चुका होगा। यहाँ कुछ नहीं बचेगा वजीर आजम साहब के इस सूबे में कम से कम 6 महीने के लिए जो है ना गवर्नर रूल लग जाना चाहिए। मेरे साथ खुर्रम शेर जमान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब। मान लीजिए कि वज़ीर आज़म ने आपकी तजवीज़ मान ली, आज गवर्नर राज लग गया, क्या करेंगे आप इस सिस्टम को ठीक करने के लिए 6 महीने में? देखिए, बड़े छोटे छोटे मसाइल है ना लोगों के, जिसको कहते हैं बेसिक नेसेसिटीज। जैसे कि पीने का पानी है, वो आपको अगर जरूरत हो तो आपको टैंकर के जरिए मिलेगा, लाइन में पानी नहीं आएगा। कोई रॉकेट साइंस उसको बंद करने के लिए। स्कूलों के हालात आपके सामने हैं, जो टीचर्स हैं वो जाके उनकी अटेंडेंस ही नहीं है, बच्चे जाते हैं खेल कूद कर वापस आ जाते हैं। हॉस्पिटल आप चलेंगे, सवाए 2 हॉस्पिटल के पूरे सिंध के अंदर कोई हाल नहीं है। कुत्ता काट जाए तो आपके पास रेबीज की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इसी तरीके से हजारों की तादाद में रोजाना लोग जो है वो लुटते हैं सड़कों के ऊपर। 9 महीने में 35,000 लोगों की गाड़ी, मोटरसाइकिलें छिन गई हैं। कोई 52,000 लोगों के मोबाइल फोन छिन गए हैं। घरों में डकैतियां हो गई, बैंक के अंदर रॉबरीज हो गई। बेशुमार मसाइल हैं। आप कहेंगे, मैं आपको बताऊं ना कि मसाइल खत्म ही नहीं होते। ये तो बेशुमार मसाइल है, सही है। ये तो ऐसे मसाइल हैं जिसके लिए शायद 6 महीने तो कम हो। लेकिन हम सिर्फ चूंकि अभी एक मामले की बात कर रहे हैं, नस्ला टावर के पर्सपेक्टिव में गुफ्तगू हो रही है और शायद आप भी उसी पर बात कर रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि ये लैंड माफिया ही को अगर आप देख लें, ये पूरे का पूरा निज़ाम करप्ट है कि जिसके अंदर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, जिसमें केडीए है और केडीए से इख्तियारात ले लिए गए हैं। और ये कराची एक वाहिद, सिंध एक वाहिद सूबा है जहां पर ये अथॉरिटी बनाई गई है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, और शायद ये कब्जा माफिया को सपोर्ट करें। आप इनको कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता है अगर रियासत चाहे ना कि उसने अवाम को डिलीवर करना है, अगर रियासत चाहे कि उसने इदारों से करप्शन का खात्मा करना है। अब देखें ना कि आज जो ये आबाद वाले बिल्डर्स बैठकर एहतजाज कर रहे हैं, ये तो इनके लिए ऐसी मिसाल है सिंध हुकूमत के लिए कि जिस थाली में खाना उसी थाली में थूकना।
ये वो लोग हैं जो करोड़ों रुपए इनको सिस्टम चलाने के लिए, अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए रिश्वत देते हैं। कराची की कोई बड़ी बिल्डिंग को 5 से 6 करोड़ या 7 करोड़ रुपए कम के बगैर जो है बिल्डिंग खड़ी नहीं होती है। जब तक ये रिश्वत नहीं देते हैं इनको एनओसीज नहीं मिलती, जब तक रिश्वत ना दें इनको कंप्लीशन नहीं मिलता है। हालात यहाँ पे सूबे सिंध में इतने बिगड़ गए, जब मैंने कहा कि वजीर आजम साहब अगर 2023 तक इंतजार करना है तो लोग तो यहाँ पे रुल जाएंगे। वैसे मुल्क में मसाइल कम है, आप अंदाजा लगा लें कि आटा आपको महंगा मिलेगा तो सिंध में मिलेगा, पंजाब केपी में सस्ता मिलेगा, चीनी यहाँ महंगी मिलेगी वहां सस्ती मिलेगी। अब दूसरी बात यह है कि जैसे कि सब्जियां हो गई, गोश्त हो गया, चिकन हो गई, ये रेट वजीर आजम ने तो नहीं तय करने हैं। जान के वजीर आजम को बदनाम करने के लिए, उनके ऊपर तनकीद करने के लिए इन्होंने लोगों को खुली छूट दे दी है। जिसने जो करना है वो करे। स्ट्रीट क्राइम के हालात इतने खराब हो गए हैं कि पाकिस्तान के सारे रिकॉर्ड सूबे सिंध के अंदर टूट चुके हैं। कोई इदारा काम करना नहीं चाहता है, हर आदमी बैठा हुआ इधर माल बनाने के लिए। तो इन तमाम चीजों को ठीक करने के लिए आपको रॉकेट साइंस की जरूरत तो नहीं है। जो बेसिक चीजें हैं उनको तो ठीक किया जा सकता है। साहब आप ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे विफाक में आपकी हुकूमत आने से पहले 2018 से पहले इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किया करते थे, वही आप सिंध के हवाले से बातें कर रहे हैं। यहाँ पर आपसे माफियाज कंट्रोल नहीं होते, कभी आपको बिजली माफिया घेर लेता है, कभी आपको पेट्रोल माफिया घेर लेता है, कभी आपको आटा माफिया घेर लेता है, कभी आप पेट्रोल पंप पे हड़ताल हो जाती है। आप आबाद वालों ने हड़ताल कर दी, ये पूरे पाकिस्तान में हड़ताल कर देंगे, आप फिर हथियार डाल देंगे। तो आप ये तो वही बात है, तो किया जा रहा है ना, मुकाबला तो किया जा रहा है, खामोशी से बैठा तो नहीं जा रहा। सिंध में तो तमाशा देखा जा रहा है। आप मुझे बताना है कि कौन सा डिपार्टमेंट सिंध का है जो सिंध के अंदर काम कर रहा है, कहाँ पे आपको सीरियसनेस नजर आ रही है? कौन आपको नजर आएगा जो बोलेगा यार मैं काम कर रहा हूँ, मैं डिलीवर कर रहा हूँ, मैं फिक्र है? यहाँ पे तो जितने सरकारी लोग दफ्तरों के अंदर बैठे हुए हैं, हर आदमी ऐसा लग रहा है कि उसने अपनी दिहाड़ी बनाने के लिए वो आया है और अपना कारोबार चला रहा है। यहाँ तो किसी को गर्ज नहीं है, इनको तो आप तनख्वाही नहीं देंगे तो उसके बावजूद भी ये काम करेंगे। तो हालात सुबह सिंध के अंदर मैं आपको बताऊं कि बहुत ज्यादा बुरे हो गए। लॉ एंड ऑर्डर के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। इंटीरियर सिंध पूरा जो है वो पूरा भरा हुआ है डाकुओं से। डाकुओं का राज चल रहा है वहां पे। तो आप मुझे बताएंगे सिंध के लोग किधर जाएं, किसके पास जाके शुरू हों? कराची के लोग किसके पास जाएं? पीने का पानी नहीं, स्कूलों में तालीम नहीं, अस्पतालों में इलाज नहीं, कोई छोटी मोटी चीज तो नहीं है। कल सिंध असेंबली के अंदर एक कानून पास हुआ लोकल गवर्नमेंट का। उस कानून में उन्होंने लिखा है कि जो इलेक्शन होंगे वो सीक्रेट बैलेट से होंगे। अब सीक्रेट बैलेट का जो आपका कानून है उसका मतलब ये हो गया है कि आप चोरी को जो है वो फरोख कर रहे हैं। चोरी से मुराद कि आप रिश्वत को कर रहे हैं। आप लोगों को पैसा देंगे, उनको खरीदेंगे। जीतेगा पीटीआई के वोट से, उसको पैसे देके आप खरीद लेंगे। आज मलिर का जो कैंटोनमेंट का वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है वहां पर भी यही हुआ है। सो ये तो खरीदारी करने के लिए बैठे हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल आप वो बरकरार है और नज़ीर लगारी साहब और अवैस साहब के सामने मैं रखता हूँ। नज़ीर लगारी साहब, क्या 6 महीने के लिए गवर्नर राज लगा दिया जाए तो आपके ख्याल में कराची के मसले हल हो जाएंगे? जो हशर इन्होंने पाकिस्तान का किया है उससे ज्यादा बुरा हशर सिंध का करेंगे। टोटल फेलुअर हुआ है। 3 साल पाकिस्तान के लिए कयामत के साल हैं। 1947 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान जिस तरह के हालात का शिकार रहा है उससे बदतर हालात जो हैं वो पीटीआई के दौर में हुए। पीटीआई ने मुल्क को एक बदतरीन सूरत हाल से दो चार किया है। और ये अभी बात कर रहे थे कि जनाब पानी टैंकर से, हमें भी ये शिकायत है कि पानी से अल्लाह ना करे कोई फौतगी नहीं हुई है, कोई फौत नहीं, लेकिन पानी जो है वो पाइपलाइन की बजाय टैंकर से फराहम किया जा रहा है। ये हुकूमत की गलती है और सिंध हुकूमत की गलती है। वफाक ने क्या किया है? वफाक ने बाकायदा कहा है कि भाई गैस नहीं मिल रही है अगर आपको लाइन में, तो जाकर सिलेंडर ले लो। यानी सिलेंडर के लिए गैस मौजूद है। अगर सिलेंडर के लिए कोई लेना चाहता है तो उसको गैस मिल जाएगी। अगर कोई जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है उसको नहीं मिलेगी। और ये वही काम उससे ज्यादा बदतर तरीके से तो ये कर रहे हैं। और इसमें पीटीआई की हुकूमत ने टोटल फेल हुआ है। आप चलें जो जराइम हो रहे हैं सादेगढ़ में, भोंग में, सादकाबाद में, भोंग में, रहीम यार खान के दूसरे इलाकों में दिन दिहाड़े लोगों को उठाकर बंद कर दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। वैसे सर ये जो एमपी आकर कहते हैं, आप ये जो मिसाल वाटर टैंकर्स की मिसाल एलपीजी के साथ दे रहे हैं, इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि हमाद अजहर इस पर वजाहत कर चुके हैं कि एलपीजी को हम रूटीन का जो सिस्टम है हमारा गैस घरों में पहुंचाने वाला, उसमें नहीं डाला जा सकता। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जैसे कराची में बहुत सारे इलाकों में पानी की लाइनें ही फरसूदा हो चुकी हैं और वहां पर सिस्टम ही नहीं है कि वहां नलकों में पानी डाला जाए। तो ऐसा ही एलपीजी का भी नहीं देखिए असद प्लीज लोगों को घरों में गैस मिल रही थी और सिस्टम था, इन्होंने तो बंद कर दिया ना। जहां कराची में लाइनें हैं वहां पर लोगों को पानी मिल रहा है
और लोगों को पानी मिल रहा है, बड़े नागे के साथ मिल रहा है, लेकिन फिर भी पानी मिल रहा है। जहां पानी की लाइनें नहीं है वहां टैंकर चल रहे हैं। और ये मुतालबा है हमेशा से कराची के लोगों का, भाई लाइनें बिछाई जाए, लेकिन यहां तो कंज्यूमर को मिल रही थी ना बिजली। आप कहते हैं कि गवर्नर रूल जो है वो हल नहीं है मसले का। लगारी साहब आप कहते हैं गवर्नर रूल मसले का हल नहीं है। अवैध साहब क्या ये हल है इसका? शहबाज गिल साहब कल गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने भी ये इशारा दिया, वो खाद के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे थे कि खाद का मसला है और बहरान पैदा किया जा रहा है। आज ये नस्ला टावर और ये माफियाज की बात हो रही है, लेकिन दोनों तजवीज़ कर रहे हैं कि जी यहाँ पर गवर्नर रूल लगाया जाए। आपके ख्याल में यह हल है? नहीं, देखिए वो 18th अमेंडमेंट के बाद गवर्नर रूल तो वैसे भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स मरहला होगा। ये पहले की तरह नहीं है कि जिस तरह बलूचिस्तान में जरदारी साहब ने लगा दिया था, सदर थे, इस तरह पंजाब के अंदर लगा दिया था, सलमान तासीर साहब को गवर्नर बना दिया था। देखिए बात मेरे ख्याल में सियासी, अगर उसको हम छोड़ें, खुर्रमशेर जमान साहब उन चंद पीटीआई के लोगों में हैं जो जिनको कराची में आवाम के साथ आवाम की नब्ज का थोड़ा पता है और ये ग्राउंड पे रहते हैं। 14 MNAs हैं पीटीआई के कराची से। आप मुझे बता दीजिए अगर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएं तो ये अगर 14 के नाम आप बता दें, वो लोग बता दें, मैं बता दें, 22 MP कोई नहीं बता सकता कि वो 14 कौन है और वो अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या कर रहे हैं। उनका क्या, जब लोगों ने वोट डाले हैं MQM से, उन्होंने मुनहरिफ होके आपको वोट दिया इमरान खान साहब को, तो 14 MNAs की सीटें, इतनी MPs की सीटें लेके आपने कराची को वापस क्या दिया? नहीं, लेकिन वैसे साहब ये चलें, ये हम भी एतराज़ उठाते हैं, आप भी उठाएं, लेकिन अगर एक सूबे में किसी और पार्टी की हुकूमत है, जैसे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, 18वीं तरमीम के बाद सारे इदारे उनके अंदर हैं, तो मैंने आफ्ताब जहांगीर को देखा वो प्रेस क्लब के बाहर अपने हल्के के लोगों के साथ जाकर एहतजाज कर रहे थे। क्या उनके पास इख्तियारात नहीं है? वो कहते हैं सीट तो है, हमारे पास इख्तियारात नहीं, हम क्या कर सकते हैं, ना फंड्स हैं ना इख्तियारात हैं, क्या कर सकते हैं? तो आपके ख्याल में क्या कर सकते हैं वो? देखिए बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, और इतनी सारी जो स्कीमें हैं जो अब ये कहते हैं कि जी इतने अरब उतने अरब। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो कोई वो नहीं डिफेंड कर सकता ना कि उनके बहुत सारे गुनाह होंगे, सियासी गुनाह, गवर्नेंस का भी मसला होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कोरोना की हैंडलिंग, लेट्स पुट इट दैट वे, जिस तरह मैं कहता हूं कि पीटीआई का सेहत कार्ड अच्छी स्कीम है, उनका जो उनकी स्कीम, कौन सी स्कीम है जो गरीबों में लोग बांट रहे हैं पैसे, वो स्कीम बहुत अच्छी है। निश्तर साहिबा ने बड़ा अच्छा काम किया है। पनाहगाह एक अच्छी स्कीम है जी, एहसास प्रोग्राम, पनाहगाह अच्छी टीम है, अच्छी। इसी तरह मैं आपको बताऊं, मैं खुद JPMC गया था कोई 3 हफ्ते पहले, मुझे कोई 5-7 मिनट लगे होंगे बूस्टर शॉट लगाने का, वैक्सीन का। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा और लूट मार बची हुई है। कराची के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबी है कि जो 2013 के अंदर गैर कानूनियत थी, जो नो गो एरियाज थे 5000, तो अगर आज हम ये कहें, सियासी एक बयान दे कि कराची के अंदर से लूटमार हो रही है, तो मैं समझता हूं कि उन एफर्ट्स को, जिसके अंदर पीटीआई की भी शामिल होंगे, पीपल्स पार्टी के भी लोग शामिल होंगे, रेंजर्स है, पुलिस है, फौज है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, तो ये तो हमें पता है ना कि 3000 मार्केटों में से किस तरह करोड़ों रुपए भत्ता लिया जाता था, किस तरह पर्चियां बांटी जाती थी। अब वो सिचुएशन उस तरह की नहीं है। इसका मतलब नहीं है क्राइम नहीं है। दूसरी बात ये कि सियासी बयानबाजी या गवर्नर राज लगा दें और सिंध के पीपल्स पार्टी के रहनुमा पीटीआई पे बयानबाजी करें, उसमें कराची के अवाम का क्या कसूर है? ठीक, यानी कि वो एमकेएम के मेयर है तो वो कहते हैं मुझे इख्तियारात नहीं है। भाई इतने 44 अरब रुपए आपके पास थे, आपने क्या किया? फिर आप पीपल्स पार्टी से पूछे, वो बोलते हैं कि जी एमकेएम के बाद लोकल बॉडीज थी। आप पीटीआई के लोगों से पूछे, बोले कि जी सिंध गवर्नमेंट जो है पीपल्स पार्टी के पास है। तो कराची के अवाम जो रेवेन्यू देते हैं उस मुल्क को, लगारी साहब भी कराची के रहायशी, कराची के वैसे बाशिंदे नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, हम लोग सारे बाहर से आए हैं, लेकिन कराची को ये मसाइल को ओन करते हैं। ओनरशिप जब नहीं होगी, ना स्टेट के इदारों में होगी, ना इन सियासी कुव्वतों में होगी, तो फिर अवाम कहाँ जाएंगे? सियासी बयानबाजी आप
इनसे करा ले साथ पे। जी वो तो आज सबने की है, मैंने देखा एमक्यूएम ने भी की, जमात इस्लामी भी अब आ गई मैदान में, जमात इस्लामी भी आ गई, एमक्यूएम भी आ गई, फारूक सत्तार साहब का ग्रुप भी आ गया, बाकी लोग भी आ गए, खुद हुकूमत बैठ गई उनके हक में। यानी जो वजह है उन मुतासरीन के इस हालत को पहुंचने की, वो खुद उनके साथ मिलकर आंसू बहा रही है। मतलब ये कैसे हैरानकुन बात है कि वही वजह है और उसी इफ्तार के लौंडे से दवा लेने की बात हो रही है। अच्छा, अब मैं एक और मामले की तरफ आना चाहता हूँ, और सईद कायद साहब, और ये है अभी बहस रोज़ बरोज़, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पे बात कर रहे हैं, आज फवाद चौधरी साहब ने बात की है, प्राइम मिनिस्टर जहाँ पर बात कर रहे हैं पिछले 2-3 दिन में उन्होंने गुफ्तगू की है, वो रोज़ उस पर बात कर रहे हैं। ये जो ऑडियोज़ का मामला है, सियासत इसी के गिर्द घूम रही। अब इसके लिए आज एक दरख्वास्त भी दायर हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जनाब इसको आप नोटिस लें और हकायक सामने लेकर आएँ। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि मरियम बीबी, अगर आप इतनी कॉन्फिडेंट हैं तो आप इसको अदालत में ले जाएँ। मरियम बीबी कहती हैं कि अदालत खुद अपना ये धब्बा साफ करे। तो पहले मैं आपको फवाद चौधरी साहब को सुनवाता हूँ, उन्होंने आज क्या गुफ्तगू की है। मरियम नवाज का जब कैलिबरी फॉन्ट आई और जाली फॉन्ट बनी, उसके बाद एक वतीरा बन गया है नून लीग के अंदर कि वो वीडियोस को, ऑडियोज को और पोस्ट को जाली क्रिएट करते हैं और उसको अदारों के ऊपर दबाव के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल में अदलिया को इसका भरपूर नोटिस देना चाहिए, और ना सिर्फ इनके ऊपर जो बदनवानी के जराइम हैं वो तो हैं ही, इनको ऊपर जो शहादतों के साथ जो खिलाड़ करने का केस है, टेम्परिंग विद एविडेंस का जो केस है, वो बनने चाहिए और इनको उसके लिए अलहदा सजा जो है वो होनी चाहिए। मरियम नवाज को चाहिए कि ये ऑडियोज जो हैं, अगर वो समझती हैं कि उनके केस को मजबूत करती हैं, तो वो इनको अदालत में पेश करें, अदालत इसको जो है वो देख लेगी। दो बातें सईद कायद साहब इंपॉर्टेंट की हैं फवाद चौधरी ने। एक तो वो कह रहे हैं कि जी शहादत से खिलवाड़, ये टेम्परिंग विद एविडेंस जो है, इसका नया केस बनना चाहिए और सजा होनी चाहिए। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जनाब मरियम साहबा अदालत में क्यों नहीं जाती। क्या कहेंगे आप सर? यार देखिए, पहले तो मैं इस पे ये कमेंट करूंगा कि ये जो वीडियोस की सियासत है, इसमें अब मुझे नहीं पता कि हमने इस सियासत की गिरावट में और कितनी पस्तियां देखनी है कि अब हम जो है वो अपने मकासद हासिल करने के लिए सो कॉल्ड डर्टी सीक्रेट्स जो हैं इस शराफिया के मुख्तलिफ हिस्सों के जो मुबैना तौर पर बयान किए जाते हैं, उन पर हम अब सियासत करेंगे। ये तो एक बिल्कुल नई डायमेंशन आई है इस दुनिया की सियासत। अब रही बात पहले मरियम साहिबा की कर लेते हैं। पहले तो वो वीडियो अरेंज करते हैं, फिर अल्लाह ने लाख करते हैं, उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लेते हैं कि जनाब ये देखें, आप खुद साफ करें। तो ये क्या है? जाए जाके उसको जिसमें से वो अगर अदालत वो मोटो ना लगती तो वो भी एक बेमानी कागज का टुकड़ा। राना शमीम साहब के हार्ड वर्कर भी रह चुके हैं, वो अदालत में क्यों करें? अगर आपके खिलाफ सजाएगा और आपके पास अनडिनाइबल प्रूफ आ गए हैं कंक्रीट, तो जाके अदालत में जाके आप रिहाई ले लें। अदालत ये रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया उसको। मैं अर्ज करूँ ना, अच्छा मैं कहूँ जी कल मियां नवाज शरीफ साहब आप कुरान पर हलफ करके कहें कि आपने कोई ठेका नहीं बेचा, आज तक आपने कोई किकबैक नहीं ली, तो मतलब ये व्हाट इज दिस? ये क्या है? तो ये जो है ये इसलिए है कि सियासत में जो गिरावट और पस्ती आई है, उसकी वजह ये है कि इनके पास यार इतने बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस के सामने। आपने आज हाउसिंग की बात की, मैं आज आपको एक खबर देता हूँ, इस निजाम की औकात देखें। एक मुल्क जिसकी मैशत $950 अरब की है, जिसके 2.25 करोड़ बंदे रहते हैं सिर्फ, उसका नाम हॉलैंड है। वहां जुलूस निकला है कि हमें सोशल हाउसिंग दो। आज हमारे आइन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि मकान और छत देना रियासत की जिम्मेदारी है। क्यों कोई सियासतदान बात नहीं करता? क्योंकि ये सारे जो है उनसे लेके जो है वो सियासत करते हैं, इन कब्जा ग्रुपों से पैसे लेके सियासत करते हैं। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जुल्फकार भुट्टो ने जो एहसान किया था, वो उसमें लिख के गया था कि दो मकान। ये क्यों जितने माफिया बने हैं, बुनियादी तौर पे आप क्यों नहीं कहते कि ये सारे पैदावार 2 नंबर लोगों के कब्जे में आ गए हैं? ये माफिया कौन है जिनको आपने औने पौने में रियासत के इदारे बेचे? आपने सोशल हाउसिंग को जो प्राइवेटाइज किया, तो कौन को मैं नाम क्या लूं, पता नहीं आपके क्या पॉलिसी है, नाम लूं। कौन सबसे बड़ा डान कौन है माफिया इसका? वो कैसे बना? वो पॉलिसी चेंज करो।
1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की पहली 40 चेकें जो है उनको ऑपरेटिव करो और लोगों को उनके राइट्स दो और चोर चक्कों से कब्जा छुड़वाओ इस मुल्क की मैशत का। 80% मैशत रेगुलेटरी रजीम आपकी कोलैप्स कर गई। ओगरा को जो है वो अबू बकर खुदाबख्श साहब की रिपोर्ट में कहते हैं ओगरा बंद कर दो। ये सारी रेगुलेटरी रजीम 2 नंबर है, ये कोई काम नहीं। मैं नहीं कह रहा, इस गवर्नमेंट की है, सुन रहे हैं। तो बात है कि यहाँ अब खेल आगे जाएगा अगर फर्स्ट वर्ल्ड में लोग बिलबिला के। और एक और भी मिसाल मैं आपको देता हूं, ये पॉलिटिकल पार्टी ये भी देख लें, 14 महीने अपनी लड़ाई खुद लड़ी इन सियासी पार्टियों से अलग होकर किसानों ने और मोदी को दूर चटा दी और कहा कि कोई सियासी पार्टी हमारी इस स्ट्रगल में ना आए, इसको आलूदा ना करे। ये सिलसिला यहाँ होने जा रहा है क्योंकि ये पार्टियां ग्रुप रियासत के मुतअद्दिद इदारे गजब हैं। सही है, मगर इसका नतीजा क्या निकलेगा ना, मसला ये है ये कहाँ कर बात खत्म होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, मैं सवाल मजीद रखता हूँ नज़ीर लगारी साहब के सामने और वैस सोई साहब के सामने भी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। नज़ीर लगारी साहब, ये बड़ी सादा सी बात नहीं है कि अगर किसी के पास अपने हक में कोई एविडेंस मौजूद है, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जा रहा है, मरियम नवाज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि अब इन शवाहिद की बुनियाद पर अदालत को खत्म कर देना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी ने भी कहा कि अब ये ऐसे शवाहिद आ गए हैं कि केस को ख़त्म कर देना चाहिए। क्या ये तमाम चीज़ें अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनेंगी तो अदालत इसको कंसिडर करेगी ना? जब तक ये शवाहिद अदालत के पास नहीं जाएंगे वो कैसे करेगी? पहली बात तो यही है कि अगर कोई शहादत आपके पास है तो अपने दिफा के लिए पेश करनी चाहिए। लेकिन जहां पर जिस जमाने में ये सारी चीज नहीं थी, जब तक ऑडियो टेप नहीं होते थे या ये सिस्टम नहीं आया था जो आपका डिजिटल सिस्टम है, उससे पहले के फैसलों पर हम क्या करेंगे? जस्टिस मुनीर का नजरिया जरूरत कहां जाएगा? अनवारुल हक ने जनरल KM RF ने अपनी किताब खाकी शैडोज में लिखा है कि रात को डिनर में वो उसने कहा, शरीफुद्दीन पेजादा ने जस्टिस अनवारुल हक से कहा कि आपने अपना जो फैसला लिखा है बेगम नुसरत भुट्टो केस में, क्या आपने चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर को यह अख्तियार दिया है कि वो आइन में तरमीम करे? उन्होंने कहा यह कैसे हो सकता है, मैंने नहीं अख्तियार नहीं दिया। उन्होंने कहा तो फिर आप चीफ जस्टिस नहीं हैं, आप खत्म हो गए, क्योंकि याकूब चीफ जस्टिस से, ज़ियाउल हक ने उसको हटाकर आपको चीफ जस्टिस बनाया। वो डिनर छोड़कर चले गए, घर में जाकर फैसले में तरमीम की और ज़ियाउल हक को आइन में तरमीम करने का अख्तियार दे दिया। कौन पूछेगा जाकर उनसे? कौन पूछेगा जाकर अफजल जिला से? नहीं, लेकिन नज़ीर लगारी साहब, मसला ये है ना कि अगर आपने चीजों को ठीक करना है तो लाजमी है कि आप 1947 से ही ठीक करेंगे तो फिर बाकी चीजों को ठीक करेंगे। मतलब आपको कि क्या जरूरी है कि वहीं से शुरू करना? माजी में तो बहुत गलत हुआ है। बिल्कुल 1947 सर 1947 से शुरू करें, आप शुरू करें चीजों को ठीक करने का और हम कौम से माफी। और अगर 1947 से ठीक नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं है, तो फिर बाकी भी ठीक ना करें। तो आज ये गलतियां ना करें ना, ये सारी चीजें जब रिकॉर्ड आ जाता है तो फिर सारी चीजें, किस तरह की वीडियोस आई? नहीं नज़ीर लगारी साहब, मगर ये फैसला कौन करेगा? सवाल तो ये है ना कि ये ऑडियोज फेक हैं या ये सही हैं, या अदालत के पास जाएंगे तो अदालत का फैसला करेगी ना। अब अदालत में जिसकी के हक में वो जाती हैं उसे तो लेकर जानी चाहिए ना अदालत में अपने केस का रिकॉर्ड कैसा बनाने के लिए। आपके पास कोई एडिशनल एविडेंस आएगा तो आप अपने केस कैसा बनाएंगे? मैंने गुफ्तगू के आगाज में ये अर्ज किया कि जिसके पास शहादत है वो शहादत लेकर कोर्ट में जाए जी। और एक और चीज कोर्ट के ऊपर रखे कि जनाब ये शहादत मौजूद होते हुए हम आए हैं और फुला जगह से फोरेंसिक इसकी रिपोर्ट आई है और हमने ये फोरेंसिक रिपोर्ट, और अगर कोई शख्स और उसके बाद जाकर कोर्ट में, और अगर वो उसको एविडेंस का हिस्सा नहीं बनाना चाह रहा, अदालत के पास नहीं लेकर जाना चाह रहा, तो उस पर जो लोग शक कर रहे हैं कि भाई ये फिर फेक होगा तभी आप इसको एक हिस्सा नहीं बना रहे, क्या ये कहना दुरुस्त होगा लगारी साहब? नहीं, जो ये इस तरह कहेंगे अगर वो कोर्ट में नहीं जाते हैं तो इसका कोर्ट में नहीं लेकर जाते हैं तो लोग यही समझेंगे कि आपने फैब्रिकेट किया है। जी सही है। मैं आपको मरियम नवाज का बयान सुनवा कर बावजूद ये कहता हूं कि जी उवैस सोई साहब जरा इसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा। वो कहती हैं अदालतों को मैं मौका दे रही हूं कि अदालतें खुद अपना धब्बा साफ करें। क्या कहा था उन्होंने, सुने? मेरे पास बिल्कुल वो शवाहिद मौजूद हैं। पहले तो ये मौका दूंगी अदालतों को कि वो खुद जो उंगलियां उठी हैं आज अदलिया पर या इदारे पर, उसको आगे बढ़कर खुद उसको उस धब्बे को धोएं। और जब वो खुद ये धब्बा धोएंगे तो उनकी इज्जत में, उनके वकार में इजाफा होगा। अगर मैंने जिस मौके पे भी मुनासिब समझा इसको अपनी एप्लीकेशन का, अपने केस का हिस्सा बनाना, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी।
मरियम साहबा की लॉजिक समझ आती है वैसा? नहीं, देखिए असद, ये तो शरीफ खानदान और नून लीग का जो मुकदमा है वो कानूनी जंग तो नहीं लड़ रहे, वो सियासी जंग लड़ रहे हैं और अदालत के अंदर नहीं, अदालत के बाहर ज्यादा लड़ रहे हैं। और वो ये समझते हैं कि उनकी नाइंसाफी के अंदर कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट और मुबैना तौर पर जुडिशरी शामिल है, तो उसी वजह से ये सारे ऑडियो वीडियो लीक्स करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं असद कि ये ऑडियो लीक अपने सबूत के तौर पे नहीं पेश करेंगे अदालत में, क्योंकि इनको साबित करना होगा कि कहाँ पे ये रिकॉर्ड हुई, किस वक्त हुई, किसने रिकॉर्ड की, एडिट हुई नहीं हुई, और एक अजनबी आवाज जो है जो नामालूम है वो आवाज। और ना राना शमीम साहब का जो एफिडेविट है वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। देखिए मैं वो कह रहा हूँ, वो तो बहुत मुतनाज़े हो गया ना कि उनका बैकग्राउंड, उनका सारा कुछ, जाहिर बात है। मैं एक उस ऑडियो की बात कर रहा हूँ जो एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और बहुत कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि इसके अंदर साकिब निसार साहब का नाम है। मैं ये समझता हूँ कि नून लीग इसको लेके नहीं जाएगी और वो ये मुद्दा जो ये केस है ये डालेगी जुडिशरी पे या फिर हुकूमत पे, और हुकूमत इसी वजह से कह रही है कि नून लीग क्यों नहीं जा रही, शरीफ खानदान क्यों नहीं जा रहा है इसको लेके, क्योंकि इसको प्रूव करना होगा। ओनर्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी will lie on the person who is going to produce this as a piece of evidence। तो ये कॉम्प्लेक्स है, इस वजह से नहीं लेके जा रहे, सियासी जंग लड़ रहे, और भी लेकर आएंगे ऑडियो वीडियो। और वो ये ऑडियो वीडियो लीक्स की बात करती हैं, अपनी जो ऑडियो लीक है उसको कबूल करती हैं। मैं ये समझता हूँ कि आगे जाके ये इंतशार ही होगा, सियासी इंतशार, और 2000 ये बुनियादी तौर पर इदारों को मुतनाज़े बनाकर शायद सियासी फायदे की कोशिश मालूम होती है। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। वैस तोही साहब, नज़ीर लगाई साहब, सईद कायद साहब, बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।